हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। देखिए छात्रों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई विद्यार्थियों ने इसको रिकमेंड किया हुआ था, तो उन्हीं की रिकमेंडेशन पर ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। और जो टॉपिक का नाम है वो ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण है। ठीक है, तो वैश्वीकरण से क्या क्या चीजें क्वेश्चन आ सकते हैं, और इनके जो क्वेश्चन है या तो सीधे सीधे कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं, वो पूछे जाते हैं, और या तो फिर कभी कभी ऐसा होता है कि वो डिटेल्ड स्टडी पूछता है। ठीक है, कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट किस तरीके से है। ठीक है, या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के, उसके डेफिनेशन को लेकर के, उस पर जो कुछ स्टेटमेंट हैं उनको लेकर के पूछ लेता है। या कभी कभी वैश्वीकरण का जो सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा हुआ है, या जो स्थानीय संस्कृत है, जो लोकल कल्चर, उस पर जो ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है, ये सब पूछे जाते हैं। और आजकल एक ये है कि वैश्वीकरण से उत्पन्न समस्याएं किस प्रकार की, जो प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे जो नौ उपनिवेशवाद है, न्यू कॉलोनिज्म, ये खास तौर से ये सब ऐसे टॉपिक है जो आपसे पूछे जाते हैं। तो छात्रों, बिना लेट के हुए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ग्लोबलाइजेशन वर्तमान संदर्भ में, कुछ कंटेंट हम आप लोगों के लिए तैयार करते हैं, और उस कंटेंट को आपको देखने से ये भी रहता है कि आपको उसका एक अच्छा बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो वर्तमान संदर्भ में अगर हम लोग बात करें, वर्तमान संदर्भ में अगर हम लोग बात करते हैं छात्रों, तो यहाँ पर एक आ जाता है टॉपिक ग्लोबलाइजेशन। और वर्तमान संदर्भ में भारत में हो रहे परिवर्तनों, जो भी सोशल चेंज है, हम लोग बात करते हैं सोशल चेंज की। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि जो कोई भी सोशियोलॉजिस्ट होता है, उसका जो केंद्रीय विषय वस्तु है वो है समाज। ठीक है, सोसाइटी, व्हाट इज सोसाइटी, वो सोसाइटी को समझना चाहता है कि समाज क्या है। ठीक है, और चूंकि समाज क्या है, निरंतर परिवर्तनशील है। ठीक है, परिवर्तनशील है। ठीक है, तो ये जो परिवर्तन है यानी सामाजिक परिवर्तन, ये महत्वपूर्ण बन जाता है कि सोशल चेंज। और सोशल चेंज के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और उन फैक्टरों में आज के जो दौर में छात्रों, खासतौर से 1992 की बात अगर हम करें, 90-92 का दौर, वहां से भारत के अंदर में वैश्वीकरण, जब एलपीजी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, तो बहुत ही ज्यादा बदल गई है दुनिया, बहुत कुछ बदल गई। वैसे इसकी शुरुआत 1960 के दशक से हो जाती है, तो आइए हम लोग इसको समझते हुए करते हैं। तो एक कह लीजिए कि जब 21वीं सदी, जो सूचना प्रौद्योगिकी की सदी है, और जिसने पूरे विलेज को एक गांव के रूप में कन्वर्ट कर दिया, और बहुत सारी चीजें एक साथ जुड़ गई, तो एक ग्लोबलाइजेशन एक वैश्विक परिघटना के रूप में किस तरीके से है, इसको हम लोग समझते हैं। तो भारत में हो रहे जो परिवर्तन है, उसमें प्रमुख कारक के रूप में, बात यहाँ पर आती है प्रमुख कारक के रूप में, वैश्वीकरण, अथवा इसको भूमंडलीकरण भी कहते हैं। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन को वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण कहते हैं। इसका अहम योगदान है। आज जो इतने बड़े चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे एक समय हुआ करता था, एम एन श्रीनिवास जी की जो संस्कृतिकरण है, पश्चिमीकरण है ना, आधुनिकीकरण, जो लौकिकरण, ये जो अवधारणाएं थी, उन अवधारणाओं के बाद जो नई अवधारणा के रूप में, लेटेस्ट वर्जन के रूप में, वो वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन। अगर हम बात करें वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप देखा जाए, तो कुछ सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही रूपों में भारतीय सामाजिक संरचना और संस्कृति में परिवर्तन हुआ। तो पहली बात तो जान लें, जो इनिशियल लेवल पर होता है, वो वैश्वीकरण को हम लोग इकोनॉमिक इवेंट से जोड़ते हैं। लेकिन वह इकोनॉमिक इवेंट जो होता है, जो आर्थिक घटनाएं होती है, वो कैसे पूरे कल्चर को, सामाजिक संरचना को, कैसे संस्कृति को प्रभावित करता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे सकारात्मक प्रभाव लेकर के आया हुआ है। ठीक है, सकारात्मक प्रभाव में आपने देखा होगा कि कैसे जो है ह्यूमन राइट को लेकर के चीजें आई। ठीक है, चाहे बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी को लेकर के आई है, तो ये उपभोक्ता बात हो गया, उपभोक्ता को मान। लेकिन वहीं पर कुछ नकारात्मक चीजें भी आ गई, जिसकी वजह से आपके ऊपर दबाव, तो हम लोग इनके इम्पैक्ट को अगले वाले लेक्चर में करेंगे। लेकिन अब बात कर रहे हैं कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो सरल शब्दों में अगर हम लोग देखें, तो वैश्वीकरण से जो तात्पर्य होता है कि विश्व अर्थव्यवस्था, जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, के एकीकरण की एक ऐसी प्रक्रिया। वर्ल्ड इकोनॉमी यानी अब जो अलग अलग देशों की इकोनॉमी हुआ करती थी, वो पूरी विश्व अर्थव्यवस्था की बात की जाने लगी। आप सोचिए, जो विश्व अर्थव्यवस्था, विश्व की जनसंख्या, ये जो चीजें आती हैं, वर्ल्ड पैंडेमिक की जो बात आती है, वो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन की देन है, ये निश्चित रूप से जान लीजिए। तो ये है कि वैश्वीकरण से तात्पर्य विश्व अर्थव्यवस्था के एकीकरण से है। ठीक है, ये याद रखिएगा, विश्व अर्थव्यवस्था के एकीकरण, जो कि उदारीकरण की नीति से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। जब लिबरलाइजेशन हुआ,
नियमों कानूनों में ढील दी गई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कानूनों में ढील दी गई, एक दूसरे जगह पर व्यापार करने का किया गया। देश अपने आप में संप्रभु थे, वो अपने देश के अंदर में ही सारी चीजें करना चाहते थे, अपनी चीजों को एक्सप्लोज नहीं करते थे। उस दौरान ये जो लिबरलाइजेशन है, इसने जो है क्या किया, और वो भी किसके कारण, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण वो वैश्वीकरण होता है। अर्थात जब विश्व के विभिन्न देशों के मध्य, जो वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्री हैं उनके मध्य में व्यापारिक प्रतिबंध, जो ट्रेडिशनल प्रतिबंध होता है, उसको कम या समाप्त प्राय होने लगते हैं, तो उसको हम ये कह लेते हैं ग्लोबलाइजेशन है। तो देखिए भाई छात्रों, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरी दुनिया में एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाता है। बड़ा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाता है। तो वहां पर जो सबसे मेजर चीज आ जाती है, वो क्या आ जाती है कि ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए, व्यापार जो होता है उसके लिए जाता है, अपने जीवन यापन लिवलीहुड के लिए। सेकंड नंबर पे वो एजुकेशन के लिए जाता है, थर्ड नंबर पर वो घूमने टहलने पर्यटन के लिए जाता है, लेकिन मेन है जो है वो ट्रेड के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक देश से दूसरे देश में। अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें, ये कॉन्सेप्ट जो है, अवधारणा है, इसका जो आरंभ हुआ था 1960, बेसिकली 1960 में जो दशक था वही था। 1960 में एक मार्शल मैकलुहान महोदय थे, उनका एक कथन था कि पूरा विश्व आज एक वैश्विक गांव, ग्लोबल विलेज का रूप लेने लगा है। ठीक है, तो वैश्विक गांव, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको आपको लर्न करके रखना है कि ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, मार्शल मैकलुहान। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया। अब ये पूछा जा सकता है कि ये जो ग्लोबलाइजेशन का ये अवधारणा जो आरंभ हुई है ग्लोबलाइजेशन, ये कब से हुई, 1960 के दशक से, 1970 के दशक से, 1980, 1990। तो बहुत सारे अभ्यर्थी 1990 लगा सकते हैं, लेकिन छात्रों इसको लर्न करके रखना है 1960, 1960 में चीज है। इसी चीज को एक सस्किया सासेन है, ठीक है, सस्किया, एक सस्किया सासेन महोदय हैं, और सस्किया सासेन ने सस्किया सासेन ने इनके लिए जो टर्म यूज किया हुआ है वो ग्लोबल सिटी, ठीक है, वहां जहां ग्लोबल विलेज है वहीं पर उन्होंने ग्लोबल सिटी यानी वैश्विक शहर की अवधारणा दी थी। तो ये दोनों चीजें, वैश्विक शहर की अवधारणा जब आ जाएगी तो ये सस्किया शासन हो जाएगा, और ग्लोबल विलेज की बात हो जाएगी तो वहां पर मार्शल मैकलुहान की बात है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि वैश्वीकरण क्या है। तो वैश्वीकरण विश्व में आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया के साथ ही साथ सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण को भी स्पष्ट करता है। यानी अगर हम पूछा जाए कि जो ग्लोबलाइजेशन है केवल आर्थिक पहलू को जोड़ता है, नहीं, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, ठीक है, ये तीनों चीज को ध्यान रखना है। इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल, ये तीनों एस्पेक्ट को इंटीग्रेट करने का काम करता है, इनके एकीकरण का करता है, विश्व में एक जैसी संस्कृति को लाने का प्रयास करता है, सब लोग एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि इंडिया के अंदर में चाइनीज, पास्ता, इटालियन सारे भोजन मिल जाते हैं आपको। ऐसे अमेरिका में चले जाइए, चाइना में चले जाइए, वहाँ इंडियन होटल भी खुले हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज है, यह एक स्वाभाविक और ऐच्छिक प्रक्रिया। समटाइम्स ये कहा जाता है क्या ये प्रेशर युक्त है, एक तरफा, नहीं, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। आप ऑटोमेटिकली अपनी इन चीजों को, कौन कहा है आपके ऊपर चाइना ने दबाव बना देना है क्या कि आप जो है चाउमीन खाना शुरू करिए, नहीं, ये स्वाभाविक है, ऐच्छिक प्रक्रिया। तो ग्लोबलाइजेशन ये नेचुरल प्रोसेस है और साथ ही साथ में ऐच्छिक है। ठीक है, ये अनैच्छिक नहीं है, ऐच्छिक, अपने आप की इच्छा के ऊपर निर्भर है, अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है। ठीक है, और चूंकि इसे शक्तिशाली और विकसित देशों के द्वारा अन्य देशों पर थोपा नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, एक समय जब ये शुरुआत में था छात्रों, तो थोपा नहीं जाता था, लेकिन आज के दौर में चूंकि बड़े बड़े संस्थाओं के माध्यम से इनडायरेक्टली जो उत्तर औपनिवेशिकवाद है, उसमें इसके दुष्परिणाम में हम लोग जरूर चर्चा करेंगे कि कहीं ना कहीं अब इन चीजों को थोपना भी आरंभ हो गया। लेकिन इनिशियल लेवल पर ये चीजें थोपी नहीं जाती, बल्कि लोग क्या करते हैं, संस्कृत के संपर्क में आने की वजह से लोग सीखने लगते हैं, सांस्कृतिक प्रसार इसमें होता है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है जनरली कि स्वाभाविक ऐच्छिक प्रक्रिया है, कोई इस पर थोपता नहीं है। लेकिन दुष्परिणाम के रूप में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे सांस्कृतिक आधार पर विश्व में होने वाली संचार क्रांति, जो जो कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन हुई है। ठीक है, इसने क्या किया कि विभिन्न देशों की भौगोलिक दूरियों को लगभग समाप्त प्रायः कर दिया। मतलब अब क्या है कि किसी देश से बारे में जानना है तो आप ऐसा नहीं कि वहां जा करके ही आप चीजों को, आप यहीं बैठे बैठे सारी चीजें आप उनके बारे में जान सकते हैं।
चूंकि 21st सेंचुरी की बात करें तो ये सूचना प्रौद्योगिकी की सदी के रूप में जाना जाता था। यहाँ पर लिख लेंगे सूचना प्रौद्योगिकी की सदी या सूचना प्रौद्योगिकी के युग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी का युग कहा जा रहा है 21st सेंचुरी को। और इसमें देखा जाए तो इंटरनेट, मास मीडिया, टेलीविजन इत्यादि जो भी माध्यम है, इनकी सहायता से पूरे विश्व के किसी कोने में घटित होने वाली घटना को तुरंत उसी रूप में देखा और सुना है। कहीं कोई घटना हो गई तो आप उसका लाइव प्रसारण आप देख सकते हैं। ठीक है, इससे होता क्या है, जिससे संपूर्ण विश्व के लोग आपस में एक दूसरे को जानने और समझने लगे। पहले हम अमेरिका के लोग कैसे हैं, कैसी लाइफ स्टाइल है, ऑस्ट्रेलियन लोग कैसे हैं, कैसी लाइफ स्टाइल है, वी डोंट नो, लेकिन ड्यू टू इंटरनेट वी इजिली अंडरस्टैंड हाउ दे लिव, व्हाट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी दे यूज, व्हाट मतलब हैबिट उनकी क्या है, लाइफ स्टाइल क्या है, ऑक्यूपेशंस क्या है, एग्रीकल्चर में क्या कर, सब कुछ मतलब आप एग्जैक्टली देख पाते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर वैश्वीकरण को उत्तर आधुनिकता की उन्नत दशा के रूप में माना जा सकता है। देखो एक बहुत ही महत्वपूर्ण आ गया यहाँ पर उत्तर आधुनिकता यानी पोस्ट मॉडर्निटी। ठीक है, यानी पोस्ट मॉडर्न, जो पोस्ट मॉडर्निटी है इसकी उन्नत दशा को हम लोग क्या कह रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन कह रहे हैं। अब एक चीज आती कि पहले तो आधुनिकता जाने मॉडर्निटी, तो मॉडर्निटी का मतलब होता है कि जब रैशनल हो, जब व्यक्ति तार्किक आधार पर अगर किसी चीज की व्याख्या करता है, धार्मिक व्याख्या से दूर होकर के तार्किक आधार पर, अगर हम विज्ञानवाद के आधार पर, प्रत्यक्षवाद के आधार पर कोई भी निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक है, तो वो आधुनिकता कहलाता है भौतिकतावादी नेचर से। लेकिन जब हम उत्तर आधुनिकता की बात करते हैं तो जहां पर व्यक्तिवादिता, जहां पर अति तार्किकता, इन चीजों को छोड़ करके मानवता को सेंटर में रखने लगते हैं, मानव जाति के बचाव के लिए बात करने लगते हैं, वैश्विक कल्याण की बात करने लगते हैं, तो वो हो जाता है उत्तर आधुनिकता, पोस्ट मॉडर्निटी। तो ये बात क्लियर हो गया। ठीक है, अब उत्तर आधुनिकता के के कॉन्टेस्ट में वैश्वीकरण को समझा जाता है कि पूरी दुनिया को मतलब हमको आगे बढ़ाने का काम करना है, कुछ ऐसा करना है कि जिससे अन्य देश भी आगे बढ़ सकें और टेक्नोलॉजी हर जगह पर पहुंचे, जिससे जो हमारे प्राकृतिक संसाधन इनका ऐसा ना दोहन हो जाए कि दुनिया ही समाप्त हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए वैश्वीकरण को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखना है कि ग्लोबलाइजेशन को हम क्या कहते हैं, जो पोस्ट मॉडर्निटी है, उत्तर आधुनिकता, इसकी उन्नत दशा के रूप में भी माना जाता है। ये स्टेटमेंट अगर कभी कथन के रूप में आ जाए तो कथन सही रहेगा, ऐसा ना लिखिएगा कि कथन गलत। ठीक है, मतलब सही है, माना जा सकता है। जो कि समाज में क्या करता है, जो कि समाज के प्रौद्योगिक विकास के परिणाम, जो भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, अर्बनाइजेशन है, नगरीकरण है, जो सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता, ये टर्म कई बार आता है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। सोशल मोबिलिटी मतलब जो सोशल मोबिलिटी की वृद्धि है, गतिशीलता की वृद्धि हो गई है, अर्थात किसी व्यक्ति के सामाजिक स्टेटस को चेंज करने, देखने पहले टिकटॉक बना था, छोटे छोटे गांव देहात के कलाकार जिनको जो भी कला थी वो बहुत तेजी से मतलब उनको प्रसिद्धि मिल गई। तो ये टेक्नोलॉजी ने क्या किया, उनको चीजों को, गांव देहात के कलाकार जिनको कभी अच्छे लेक्चर सुनने को नहीं मिलते थे, जिनको पढ़ाने की टेक्निक, लेकिन आज ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उनको अपने घर पे बैठे हुए तमाम चीजें, तमाम प्रकार के व्यंजन बनाना, तमाम प्रकार के लेक्चर्स को सुनना, सारी सुविधाएं तो उपलब्ध करा दिया। तो सोशल मोबिलिटी का ये बेस्ट मीडियम है, अगर आपके अंदर में सीखने की कला है तो मतलब अब आप कुछ भी सीख सकते हैं। ठीक है, ये चीज हो गया। तो ये जो सामाजिक गतिशीलता इसको हो गया। ठीक है, और साथ ही साथ में व्यक्तिक स्वतंत्रता, मतलब क्या हुआ, एक समय था, आपने देखा होगा, जात बिरादरी से संबंधित कोई कार्य कर रहा है, कोई व्यक्ति बढ़ई है तो बढ़ई के काम में, कोई व्यक्ति नाऊ है तो नाऊ के काम में, कोई व्यक्ति ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के काम में, यानी पूजा पाठ के काम में, ऐसा कर। लेकिन अब क्या है, व्यक्तिक स्वतंत्रता हो गई, व्यक्ति जिसमें एक्सपर्ट है उस चीज का एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसको लेकर के आगे बढ़ना, क्योंकि वहां पर अपॉर्चुनिटी, बहुत बहुत अपॉर्चुनिटी उसके पास में है। तार्किकता की बात रैशनल हो गया, मानवता के दृष्टिकोण को व्यवहारिकता के धरातल पर, जब ये चीजें जैसे अर्बनाइजेशन हुआ, लेकिन उसको मानो कि भाई मानवीय रूप से रह सके, सामाजिक गतिशीलता हुई मानवता के धरातल पर, व्यक्तिक स्वतंत्रता है लेकिन इतनी स्वतंत्रता नहीं कि दूसरों को प्रदूषित कर दें। ठीक है, तार्किकता है लेकिन हाइपर रेशनलिटी नहीं है कि पता लगा अपने केवल स्वार्थ के लिए आप दुनिया को, परिवार को, समाज को तक दीजिए, अपने देश को तक नहीं। ठीक है, तो जब मानवता के दृष्टिकोण को व्यवहारिकता के धरातल पर लाने का प्रयास किया गया तो उसी को हम क्या किए, पोस्ट मॉडर्निटी। ठीक है, वो आपका पोस्ट मॉडर्न, और यही पोस्ट मॉडर्निटी तो ग्लोबल लेवल पर हुआ, ग्लोबल लेवल के विचार आपस में ट्रांसफर हुए, वो वैश्वीकरण कहलाए। क्लियर हो गई बात।
अब हम लोग थोड़ा कुछ डेफिनेशंस हैं, जो डेफिनेशंस पर कभी कभी सवाल आते हैं, तो उन डेफिनेशंस को देख लेते हैं। प्रोफेसर योगेंद्र सिंह ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, कल्चरल चेंज इन इंडिया। ध्यान रखिएगा कि भारत में सांस्कृतिक परिवर्तन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह पुस्तक है, कई बार पूछी गई, इसको लर्न करके रखना है। योगेंद्र सिंह की पुस्तक जो है कल्चरल चेंज इन इंडिया, यानी भारत में सांस्कृतिक परिवर्तन। और इस पुस्तक में उन्होंने लिखा कि वैश्वीकरण आर्थिक, सांस्कृतिक, संस्थागत शक्तियों का विश्व के विभिन्न देशों के बीच होने वाला वह एकीकरण है। याद रखिएगा, एकीकरण किन क्षेत्र में? आर्थिक। सबसे पहले देखिए, आर्थिक का नाम लिया जाता है क्योंकि हम व्यापार करने जा रहे हैं, लेकिन जब हम आर्थिक जाते हैं तो वहां के लोगों को भी जो देखते हैं, वहां पर कैसे लोग किस प्रकार की चीजें पहनते हैं, ओढ़ते हैं। तो अब हमारा कल्चरल, ठीक है, और संस्थागत कैसे नियम वहां पर बने। संस्थागत मतलब हो गया वहां इंस्टीट्यूशनल, जैसे मान लीजिए हमारा पढ़ने का तरीका हो गया, डांस करने का तरीका, पार्टी का तरीका, ठीक है, बात व्यवहार करने का तरीका, मानवाधिकार, ये सब सारी चीजें, ठीक है, समानता की बात, स्त्री पुरुष समानता की बात, ये सब धीरे धीरे करके इन सब जो संस्थागत शक्ति है, इनका विश्व के विभिन्न देशों के बीच में होने वाला एकीकरण है कि सब लोग मिल करके एकीकृत होकर के अब इस पर विचार करना शुरू कर दिया, ठीक है। जिससे क्या हुआ? जिससे व्यापार और बैंकिंग की परंपरागत जो प्रकृति है, जीवन विधि है और समाज के उपयोग में क्रांतिकारी परिवर्तन उत्पन्न हुआ। क्या हुआ? व्यापार और बैंकिंग, ट्रेड जो एक लोकल लेवल पर ग्लोबल लेवल पर पहुंच गया। अब आप अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इनके सबके अपनी चीजें दुनिया के लेवल पर पहुंचा सकते हैं, ठीक है। जो परंपरागत प्रकृति खत्म हो गई, जीवन विधि जीने का जो तरीका था वो खत्म हो गया। देख रहे हैं सारी चीजें, बहुत सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समय के उपयोग में। अब पहले स्टेशनों पर जाकर के घंटों वेट करना पड़ता, ट्रेन लेट हो गई, 4 घंटे स्टेशन पड़े हुए। अब क्या है, लाइव स्टेटस आपको मिल रहा है, ट्रेन कहाँ पे है, स्टेशन 5 मिनट पहले आप पहुंचे, ठीक है। इसमें सब में क्रांतिकारी समय की वैल्यू हो गई। आपने देखा होगा छात्रों, पहले एक समय हुआ करता था, लोग जो है आराम से बैठे रहते, लेकिन आज की डेट में अगर कोई व्यक्ति सफल है तो उसके पास में समय की बहुत बड़ी दिक्कत है, ठीक है। यानी उसने अपने समय का फुल यूटिलाइज किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर किसी ने समय को नहीं समझा, उसका यूटिलाइजेशन नहीं किया, तो विश्वास मानिए समय ने भी उसको बिल्कुल छोड़ दिया है अपने हाल पे, वैसे पड़ा हुआ, ठीक है। बात, चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन करते हैं। तो डेफिनेशन आसान है, योगेंद्र सिंह की, आप अच्छे से याद कर लिए। आर्थिक, सांस्कृतिक, संस्थागत शक्तियां, एक टर्म याद रखिएगा कि जो इन्होंने यूज किया हुआ संस्थागत, क्योंकि आर्थिक और सांस्कृतिक बात कई लोग करते हैं, क्योंकि कल्चरल चेंज है, तो आप इसको याद, तो आर्थिक, सांस्कृतिक, संस्थागत शक्तियां, बस आप इस टर्म को अगर पकड़ करके रखे हैं तो योगेंद्र सिंह की डेफिनेशन आपको कभी भूलने वाली नहीं। देखिए जो आपका एग्जामिनेशन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का, वहां क्वेश्चन भी सामने और आंसर में विकल्प भी सामने, बस आपको बताना रहता है, ठीक है। तो जब आपको टर्म मिल जाए इकोनॉमिकल, कल्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल, तो आप तुरंत ही खट से योगेंद्र सिंह की डेफिनेशन हो गई, क्लियर हो गई। चलिए हम लोग बात करेंगे एंथनी गिडिंग्स की, बात करें तो एंथनी गिडिंग्स महोदय ने क्या किया कि विभिन्न देशों की राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर, जो बहुत सारे कंट्री हैं उनकी जो नेशनल बाउंड्री है उसके बाहर स्थापित होने वाली आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों की वृद्धि। याद रखिएगा, गिडेंस किसकी बात करने लगे, टर्म मिल गया, वहां पर बात हो रही थी आर्थिक, सांस्कृतिक और संस्थागत। यहाँ पर आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, मतलब आर्थिक, सांस्कृतिक, ठीक, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक। तो भाई गिडेंस किसकी बात करने लगा, राजनीतिक की बात करने लगा, ठीक है। जो नियम कानून भी बनने लगे, पॉलिटिकल, तो आप इसी को देखिए कि एक टर्म जुड़ गया, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध तथा उनके आधार पर बढ़ती हुई पारस्परिकता, निर्भरता, ठीक है, कि जो उनके मध्य में एक दूसरे के निर्भर होते चले जा रहे हैं, उसको हम जो पारस्परिक निर्भरता, वैश्वीकरण की बात की है। तो आप इस जो टर्म है, मेन बेसिक टर्म याद दीजिए, क्या याद कर लेंगे, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक। जब हम आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक की बात कर लेंगे भाई, तो एंथोनी गिडेंस का हो गया, आप इसको लर्न करके रखिए। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन देखें, थॉमस एरिक्सन, ठीक है। एरिक्सन महोदय क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि वैश्वीकरण जो है, वैश्वीकरण से तात्पर्य विश्व के विभिन्न देशों के मध्य आर्थिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में होने वाले एकीकरण से ही नहीं है। एरिक्सन यहाँ पर सीधा सीधा टिप्पणी कर दिया कि ये नहीं है, केवल इकोनॉमिकल कल्चर नहीं है, जैसा कि सब लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं। योगेंद्र सिंह क्या कर रहे हैं, संस्थागत, योगेंद्र मतलब आर्थिक, सांस्कृतिक के अलावा संस्थागत कह दिए। वहीं पर एंथोनी गिडिंग्स क्या कर दिए, आर्थिक, सांस्कृतिक के अलावा क्या कर दिए थे, राजनीतिक। ये एरिक्सन कहते हैं आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्र ही नहीं है, बल्कि क्या है, बल्कि यह वह प्रक्रिया है जो विभिन्न क्षेत्रों की तुलना में
व्यवहारों और नीतियों की भिन्नता को स्पष्ट करती है। मतलब एरिक एरिक्सन, आपने क्राइसिस की बात किया हुआ था, ठीक है, क्राइसिस ऑफ यूथ, तो उसमें ये जो है ये आपको ध्यान रखना है कि व्यवहारों और नीतियों की बात, अगर हम व्यवहार और नीति की बात अगर करने लगे तो वहां पर थॉमस एरिक्सन, यानी आर्थिक सांस्कृतिक के अलावा व्यवहारों और नीतियों में जो परिवर्तन लाने की बात करता है एरिक्सन। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो आपको इजिली याद हो गया, चारों डेफिनेशन एक साथ में है। जोगेन सिंह क्या कर रहे हैं भाई, वो आर्थिक सांस्कृतिक कर रहे हैं लेकिन संस्थागत भी कर रहे हैं। वहीं पर अगर आपने देखा कि जो डेफिनेशन आपके एंथोनी गिडिंग्स थी, उन्होंने आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक कर दिया, जबकि वहीं पर थॉमस एरिक्सन की बात की है तो आर्थिक सांस्कृतिक के अलावा व्यवहारों और उसके बाद नीतियों की बात कर दी। एक लास्ट डेफिनेशन है, उसको भी देख लेते हैं। चार महत्वपूर्ण डेफिनेशन जिससे जो आपके पूर्ण रूप से आने के समय, मार्टिन एल्ब्रो, ठीक है, तो याद रखिए मार्टिन एल्ब्रो कहते हैं वे सभी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा संसार के विभिन्न देश तथा समुदाय एक विश्व समाज का हिस्सा बनने लगते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक टर्म जो आ रहा है विश्व समाज, ठीक है, वर्ल्ड सोसाइटी, इसको ध्यान रखिएगा। तो एल्ब्रो, मार्टिन एल्ब्रो क्या करता है कि विश्व समाज का हिस्सा, क्योंकि ये टर्म तो किसी ने यूज नहीं किया, तो जब विश्व समाज की बात करने लगे यानी विभिन्न देश, विभिन्न समुदाय, देश और समुदाय और विश्व समाज, ठीक है, बनने लगे। आप बस एक टर्म याद करें, क्योंकि तो मैंने पता है कि कीवर्ड जब तक आपको नहीं होता छात्रों तब तक फिर आपके सामने दिक्कत रही। तो विश्व समाज का हिस्सा बनने लगे और उनकी संपूर्णता को ही हम क्या कहते हैं, उनकी संपूर्णता को हम वैश्वीकरण कहते हैं। एक कथन के रूप में उन्होंने कहा कि वैश्वीकरण राष्ट्र राज्यों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक दूरियों को कम करने वाली प्रक्रिया है। अगर कभी ऐसा पूछ लिया जाए, क्योंकि देखो आर्थिक और सांस्कृतिक इनके केंद्र में है, लेकिन अगर राष्ट्र राज्य, क्योंकि ये राष्ट्र राज्यों, तो जब ऐसा टर्म्स पूछा जाए कि यह किसका कथन है कि ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण राष्ट्र राज्यों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक दूरियों को कम करने वाली प्रक्रिया है, आर्थिक और सांस्कृतिक दूरियों को कम करने वाली प्रक्रिया है, तो ये आपका मार्टिन एल्ब्रो, ठीक है। तो मार्टिन एल्ब्रो का ये है आर्थिक और सांस्कृतिक दूरी को कम करने वाली प्रक्रिया, और जब विश्व समाज का हिस्सा, ये दो टर्म आ जाए तो मार्टिन एल्ब्रो। तो मार्टिन एल्ब्रो ने क्या कहा, विश्व समाज की बात, आर्थिक सांस्कृतिक दूरियों को कम करने की बात। वहीं पर जब बात आ जाए थॉमस एरिक्सन, तो वो व्यवहारों और नीतियों की बात करने लगे। वहीं पर जब हम एंथोनी गिडिंग्स की बात करेंगे तो फिर मैंने कहा था आर्थिक सांस्कृतिक साथ में राजनीतिक शब्द जुड़ जाए। और वहीं पर जब हम योगेंद्र सिंह की बात करेंगे तो योगेंद्र सिंह ने कहा आर्थिक सांस्कृतिक के साथ में संस्थागत शक्तियों की बात की। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो अब आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग गया कि क्या है मतलब ग्लोबलाइजेशन। अब हम लोग बात करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, कभी क्वेश्चन पूछे निम्न में से कौन सा वैश्वीकरण की विशेषताएं नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना होगा। तो अब हम लोग यहाँ पर वैश्वीकरण की विशेषताएं, तो यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण है कि आपको वैश्वीकरण की विशेषताएं आपको सीखना है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण है वो पॉइंट आ गया सबसे पहले इंटीग्रेशन, क्योंकि सबने कहा एकीकरण, किसी ने कहा आर्थिक एकीकरण, सांस्कृतिक, आर्थिक सांस्कृतिक की बात तो हर कोई कर रहा है कि आर्थिक एकीकरण की बात कर रहा है, सांस्कृतिक एकीकरण की बात कर रहा है। तो इंटीग्रेशन एक मेन इसका है, तो इंग्लिश में लर्न करके रखिए कि इंटीग्रेशन, ठीक है, किसके क्षेत्र में, अगर हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं तो किसके क्षेत्र में इंटीग्रेशन हो रहा है, वो मानवाधिकार के क्षेत्र में। ठीक है, मानवाधिकार के क्षेत्र में जब इंटीग्रेशन की बात होने लगे तो वहां पर समझ लीजिए कि ये आपका हो गया। तो मानवाधिकार के, मानव के अधिकार को केंद्र में रख करके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक किस प्रकार की चीजें अगर एकीकरण की जाए जिससे मानवता का उत्थान हो, तो वो है आपका एकीकरण। सार्वभौमिकरण देखिए, कोई चीज लोकल लेवल पर है, ग्लोबल लेवल पर अगर वो अच्छी है तो पूरी दुनिया में फैल गई, प्रसारित हो गई, यानी यूनिवर्सलाइजेशन एक इसकी विशेषता। यानी चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक जीवन हो, मैकडोनलाइजेशन को देख लीजिए, ठीक है, बंद जो डिब्बा बंद है, मतलब खाद्यान्न है, उपभोक्तावाद है, ये सब सारी चीजें कहाँ से प्रसारित हो गई। ठीक है, ये कहाँ से प्रसारित हो गई, सार्वभौमिक, यानी आपके सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में समरूपता लाने का काम। देखते नहीं है टी शर्ट जीन्स पहन रहा है अमेरिका के अंदर में, यहाँ भी हर जगह मतलब एक जैसी लाइफ स्टाइल धीरे धीरे करके प्रसिद्ध हुई।
इसी तरीके से हम लोग बात करें, यहाँ पर एक चीज और भी होती है, होमोजेनिटी, समरूपता है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की एक विशेषता अगर यहाँ पर देखा जाए भाई छात्रों, तो वो सब, अगर आपसे कहें निम्न में से कौन सी वैश्वीकरण की विशेषता नहीं, एकीकरण, सार्वभौमिकरण, समरूपता, या यहाँ पर हेट्रोजेनिटी लिख दे। होमोजेनिटी की यहाँ हेट्रोजेनिटी, हेट्रोजेनिटी नहीं है, विषम रूपता नहीं है। क्यों? ये सबको एक जैसा बनाने की कोशिश, सब वही अंग्रेज बनो, अंग्रेजी भाषा बोलो, गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, इस तरीके से, वो चाहे चाइना हो, अमेरिका, हर जगह पर एक ही जैसी। तो इसकी एक विशेषता समरूपता, देखते नहीं, फैशन से एकदम बिल्कुल लैस, महिलाएं इस तरीके से, जो भी चीजें, ठीक, मतलब व्यवहारों में भाई जो है ये क्या कर ला रहा है, व्यवहारों में समानता, सब लोग एक जैसे, रेशनल व्यवहार, तार्किकता, देखते हैं व्यभिचार की ओर बढ़ रहे हैं। ये जो महिला पुरुष समानता की बात हो गई है, चाहे वो मतलब ह्यूमैनिटी लेवल पर, ये सब चीजें अच्छी चीजें, खराब चीजों में आप देख लीजिए, पूरी दुनिया के अंदर में समलैंगिकता, हाहाकार मचा हुआ है ना? ये सब क्या, विलासतापूर्ण हिप्पी लाइफ अमेरिका में स्टार्ट हुआ, पूरी दुनिया में फैल गया है, पूरे भारतवर्ष के अंदर में फैल गया है। ठीक है, जीवन और आधुनिकता की मनोवृत्तियां, जो विलासतापूर्ण जीवन है और आधुनिकता की मनोवृत्तियां, ये पूरे विश्व में फैल गई। आज मतलब गांव से लेकर के, भारत के गांव से लेकर शहर तक में ये सब फैल गई। तो इसमें सबसे बड़ी चीज है, आप देख रहे हैं, सेल्फी सेल्फी, प्रधानमंत्री जी सेल्फी का खेल, आप भी सेल्फी का खेल, हम भी सेल्फी का खेल, सब मतलब सेल्फी सेल्फी, पूरी दुनिया में सेल्फी चल रही है। ठीक है, ये क्या है, होमोजेनिटी ही तो है, समरूपता की बात कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है। ठीक है, अब हम लोग तो ये तीन हो गया, इंटीग्रेशन, यूनिवर्सलाइजेशन एंड होमोजेनिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हम लोग जो यहाँ पर बात करेंगे कि तकनीकी योग्यता एवं कुशलता, भाई ये जो टेक्नोलॉजिकल एबिलिटी है और एफिशिएंसी है, परंपरागत जो व्यवसाय है उनको छोड़ करके, कौन आदमी ऐसा है, किसान का बेटा कभी किसान करना चाह रहा है ना? रियर केस की बात मैं वो नहीं कह रहा हूँ जहां पर वो बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड पे नहीं। तो जो अपना परंपरागत जातिगत व्यवसाय, तमाम चीजें ऐसी हुआ करती थी, वो सब छोड़ करके, और बिल्कुल आप अपने खान पान को पसंद कर रहे हैं। आप सोचिए कि आलू दम और ये सब टाइप की चीजें करते थे, लेकिन अब बर्गर, पिज्जा और ये इस प्रकार की चीजें जो है आपको मिलती खाने को। तो परंपरागत जो व्यवसाय थे, वहां महत्व उनका घटा है। वो बात अलग है कि इस पे कहीं कहीं ऐसी भी चीजें हैं कि कुछ लोकल चीजें ग्लोबल पे फैल गई। ठीक है, लोकल थी, लेकिन अगर उनके अंदर में क्वालिटी थी, अपडेट होकर के ग्लोबल पे पहन के, लेकिन अमूनन जो परंपरागत व्यवसाय है वो टेक्नोलॉजिकल एबिलिटी, एफिशिएंसी हाई लेवल की होगी, छोटे से छोटे बच्चे को हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को जोड़ दिया गया। ठीक है, एक महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है प्रॉक्सिमिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कभी भी आपसे पूछे, ये दूरस्थ नहीं है कि दूर की चीज, इसमें समीपता का भाव है। समीपता का भाव मतलब हो गया विभिन्न संस्कृतियों का संगम। ग्लोबलाइजेशन ने किया, एक प्लेटफॉर्म पर दुनिया भर की संस्कृति एक ही, अब आप देखो यूट्यूब एक चैनल है जिसमें आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, सब कुछ एक स्थान पर। ठीक है, कैसा भी हिप हॉप, ये रॉक एंड रोल, कोई भी डांस हो, सब एक प्लेटफॉर्म पर। समीपता है, अमेरिकन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर, ऑस्ट्रेलियन कल्चर, कैनेडियन कल्चर, रशियन, क्या सब एक प्लेटफॉर्म पर। तो यहाँ पर क्या है, प्रॉक्सिमिटी, ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, इसने लाके कर दिया। और एक जो सबसे मतलब कह लीजिए कि इसका मेरे हिसाब से इसको कह लीजिए कि एक जो नकारात्मक इसका स्वरूप है, वो शक्ति का केंद्रीकरण। कब अपने अपने देश अपने अपने आप में सोवरजेंटी होती थी, संप्रभुता हमारे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। जो विकसित देश हैं, अमेरिका, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उन्होंने क्या किया, अपने बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जो भी मतलब है, उन सबके जरिए सभी जितने छोटे देश हैं, जैसे एक समय कॉलोनियल उपनिवेशवाद होता था, नए उत्तर उपनिवेशवाद की ओर जो है बढ़ चुका है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उपनिवेशवाद से मुक्त होने के लिए लोग कार्य कर रहे थे, फिर से उत्तर उपनिवेशवाद की जो श्रेणी में जो चले गए हैं, वो कहीं ना कहीं किसकी देन है, शक्ति का केंद्रीकरण की बात है यहाँ पर। तो इसको ध्यान रखना है, जो शक्ति का केंद्रीय, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, मतलब एक बैड कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में इसको हम जान सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए यहाँ शक्ति का जो मतलब है, जब हम शक्ति की बात करते हैं तो क्या है, शक्ति का मतलब पूंजी। देखते हैं अमेरिका दुनिया भर के लोगों को उधार दे रहा है। विज्ञान टेक्नोलॉजी की बात, प्रौद्योगिकी की बात कीजिए, व्यावसायिक क्षमता जो उनके अंदर में है, संगठन, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी IMF, वर्ल्ड और जितने भी बड़े संगठन आप देखिए अमेरिका के अंदर में,
जिससे पिछड़े देशों की तुलना में, देख रहे हैं हम महाशक्तियों में अपनी बार बार बात करते हैं कि हमको पंच महाशक्तियों के अंदर में शामिल कर दिया जाए, ठीक है, वीटो पावर दिया जाए हमारे पास में, लेकिन नहीं, विकसित देश इसका अधिक लाभ ले रहे हैं और हम वहां पर पीछे रह जाते हैं, ठीक है। तो ये ग्लोबलाइजेशन का एक बैड इफेक्ट है। इसी तरीके से बात करें विभिन्न देशों के मध्य में वस्तुएं, सेवाएं, पूंजी, ठीक है, देख रहे हैं कैसी कैसी पूंजी चल रही है, बिटकॉइन मतलब ऐसी मौत, सांकेतिक मुद्राएं, ठीक है, बिटकॉइन पूरी दुनिया की हमें मतलब इकोनॉमी को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। ये बौद्धिक संपदा के आदान प्रदान संबंधी प्रतिबंध कम हुए, ठीक है, आप इस तरीके से इन चीजों को लेकर कर रहे हैं। और बात ही साथ ही साथ में विभिन्न देशों की सरकारों के बीच में जो सहयोग बढ़ने से संबंधित, विभिन्न देशों की सरकारें इसी के चलते विभिन्न प्रकार के सब, क्योंकि कोई किसी को किसी तरीके से सहयोग दे रहा है तो कोई किसी तरीके से कर रहा है, इस तरीके से एक व्यापक श्रृंखला, ग्लोबलाइजेशन एक व्यापक श्रृंखला विकास की, जिसमें संचार है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, विज्ञान की क्रांतिकारी प्रगति है, पूंजीवाद का मुक्त प्रवाह, देख रहे हैं बिटकॉइन के माध्यम से जो सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि, कोई आदमी कैसा भी हो अपने हाई स्टेटस को तुरंत ऑब्टेन कर सकता है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रवास संबंधी विशेषताओं का समावेश, देख रहे हैं एक देश से दूसरे देश आना जाना, पहले समय था बहुत हाई प्रोफाइल पर्सन जाता था, आज की डेट में ये स्थिति हो गई है कि एक नॉर्मल गांव का इंसान भी सऊदी अरब और विभिन्न अमेरिकी देश, विभिन्न मतलब खाड़ी देश और अमेरिकन देश में, पंजाबी देखिए अमेरिकी और कनाडा देश में, मतलब इजिली जाना। तो इंटरनेशनल जो माइग्रेशन है वो बहुत ज्यादा, नेशनल माइग्रेशन तो बढ़ा ही, लेकिन इंटरनेशनल माइग्रेशन बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। और ये कहीं ना कहीं ये सब किसके कारण हो पाया, जो आप आमने सामने बैठ करके बात कर ले रहे हैं, कहीं पर भी जाइए लगता है कि अब आप अगर लखनऊ से दिल्ली में रह करके बात कर ले रहे हैं, लखनऊ से मुंबई रह करके, चेन्नई रहकर बात कर रहे हैं, तो वैसे ही अमेरिका और मॉरिशस और जर्मनी और कहीं पर भी रह करके और ऑनलाइन बात करके अपने घर परिवार से मिल रहे हैं। तो इंटरनेशनल जो माइग्रेशन है बहुत ज्यादा बढ़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से छात्रों ये वाला जो पार्ट है, इन चीजों को तो हम लोगों ने इसको समझ लिया। अब हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे क्योंकि समय काफी हो गया है। तो वैश्वीकरण में सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या रहा है, जो सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, इसको हम लोग समझेंगे। और साथ ही साथ में जो लोकल कल्चर है, ठीक है, उस पर ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये भी टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वाले में डिस्कस करेंगे कि स्थानीय संस्कृति जो हमारी रही उस पर क्या जो इम्पैक्ट पड़ा। और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ग्लोबलाइजेशन से जो क्या प्रॉब्लम इमर्ज हुई है, ठीक है, नई नई क्या प्रॉब्लम्स इमर्ज हुई हैं, वैश्वीकरण से जो नई समस्याएं उत्पन्न हुई हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस तरीके से एक और लेक्चर इस पर फॉर्म करके और उसके बाद में हम लोग करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।